सबसे पहले जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, अभी भी नहीं आ रही। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, जो आपका एक बिग बैंग एक्सप्लोजन थ्योरी कही जाती है, तो धीरे धीरे समय के साथ जब एक्सप्लोजन देखिए, सबसे पहले एक प्रोसेस हुआ जिसको बोला गया डिगैसिंग। डिगैसिंग का जो प्रोसेस था उसमें बेसिकली हुआ क्या, बोल्ड करने का रहेगा, ऐसा समझो आप कि सबसे पहले जो हमारा अर्थ है उसको मोल्टेन बॉल ऑफ मैग्मा बुलाया जाता था। मोल्टेन बॉल ऑफ एनी फ्लूइड, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये गैसियस है, बहुत ज्यादा हॉट गैसेस का एक बॉल है, और फिर बोला गया कुछ लोगों के द्वारा कि ये हॉट लिक्विड या फॉर्म मैग्मा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, तो उसका एक पार्ट है। और फिर एक्सप्लोजन के बाद जब टाइम धीरे धीरे आगे गया तो वो जो फ्लूइड पार्ट था, बेसिकली गैस या लिक्विड होने के बाद में एनालिसिस नहीं बनाया कि ये था क्या, तो वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ। तो जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस हुआ वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जब सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सबसे आउटर पार्ट जो है वो सॉलिडिफाई सबसे पहले हुआ, क्योंकि कोर जो है आपको वो तो सोर्स है हीट का, उससे आप जैसे जैसे दूर जाते आओगे सबसे आखिरी पार्ट जो है एज वो सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा, धीरे 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 उसका जो हीट इफेक्ट है वो सेंटर पे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आउटर पार्ट जब सॉलिडिफाई हुआ उसके बाद जो इनर पार्ट है वहां पर और भी ज्यादा रिएक्शन हुई समय के साथ, क्योंकि आपको पता है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसमें कुछ हाई स्टेज है ना, उसके बाद कुछ नॉर्मल प्रोसेस में फिर दोबारा आ रहा है, पृथ्वी के अंदर ठंडा हुआ, मल्टीपल प्रोसेस है ना, ठंडा गर्म। तो उसके कारण सरफेस पे फ्रैक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। जब फ्रैक्चर डेवलप हुए तो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, डिफरेंट वोल्केनोस के फॉर्म, ज्वालामुखी के फॉर्म। तो वहां से गैसेस निकलनी शुरू हुई, उस प्रोसेस को बोला गया डिगैसिंग। ये जो डिगैसिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, और उसने क्या किया कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसको ढकेलना स्टार्ट किया, जो बाहर का वातावरण है उसको बाहर ढकेलना स्टार्ट किया। तो जैसे सन के जितने करीब के प्लैनेट है ना, उनका जो कोर पार्ट था वो बड़ा हो गया, वो बड़ा होगा, उसमें क्योंकि सॉलिडिफिकेशन पहले हुआ तो उसका साइज बड़ा हुआ, जैसे जैसे दूर जाते जगह तो जो कोर पार्ट है वो छोटा होने चला गया। तो जो इनर प्लैनेट है स्टार्टिंग के 4 है ना, उनको बोला गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनको बोला गया जोवियन प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोर पार्ट कम था और जो एटमॉस्फेयर पार्ट था वो ज्यादा बड़ा था, उन्हें जोवियन प्लैनेट बोला। जुपिटर से स्टार्ट होते हैं ना, ये जुपिटर है ना। और ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी डिफरेंशिएशन का, डिगैसिंग डेंसिटी डिफरेंशिएशन एक साथ मिला करके जब हम देखते हैं तो एक कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। मैं बोर्ड में है नहीं हमारा, तो इसको हम समझेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे अपना। नीचे नीचे वाले को वो तो आ गया ना दूसरा यूपीएससी और समय डाल नीचे मैं कर दो 5 तो अभी जो देखिए हमने डिस्कस नहीं किया उसको बीच बीच में पूछोगे आप समझेंगे, क्योंकि फिर मैं डिटेल में बताया तो हमारा बैकग्राउंड इतना मालूम अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें अगर कोई डाउट हुआ अभी तक जो काम हमने किए क्लास में। कल हम बात कर रहे थे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की बूस्टैटिक फॉर्म, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स या बूस्टैटिक फॉर्में जो आपकी अपर एटमॉस्फेयर में चल रही है, वहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। आज के एग्जाम जो टेस्ट हुआ उसमें क्या क्वेश्चन आए एटमॉस्फेयर से रिलेटेड या जो लोगों ने पढ़ा? क्या आईटीसीए कौन बोला? आईटीसीए का फिजिकल मतलब आईटीसीए मतलब ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन वहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट देखने को हमें मिलता है। तो जैसे सब हाई प्रेशर में ऐसा कोई बेस्ट वहां नहीं है, लेकिन एक प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है जब हम 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक बेस्ट बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ। उसी तरह आरटीसी एक आरटीसी के पावर कंट्रोल में रहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर में। डोल्ड्रम वो कंडीशन होती है काम कंडीशन, ध्यान रखना। काम कंडीशन क्यों बनती है उसका रीजन यही है कि सर थ्रू आउट द ईयर आप कह सकते हो एक हीट लॉस वहां करता है और इन कंपैरिजन टू वहां की जो एयर है वो इतनी ज्यादा टर्बुलेंट किस लिए नहीं है क्योंकि वहां पर साइक्लोनिक फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि साइक्लोन जब चक्रवात और प्रति चक्रवात हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कोरियोलिस फोर्स का। भाई जहां पर चक्रवाती या प्रति चक्रवाती कंडीशन बनेगी या आप कह सकते हो चक्रवाती कंडीशन बनेगी, वहीं पर एयर में टर्बुलेंस होगा, वहीं पर हवा तेज चलेगी। उसके विपरीत जहां पर काम कंडीशन होगा, जहां पर प्रति चक्रवाती कंडीशन है, वहां पर जो एयर है हमारी स्टेबल होगी, शांत होगी, वहां टर्बुलेंस नहीं होगा। तो डोल्ड्रम इज अ कंडीशन और इज अ सिचुएशन आप कह सकते हो जहां पर काम कंडीशन हो, जहां पर चक्रवाती कंडीशन ना आए। अब क्यों नहीं बन रही इक्वेटर पर चक्रवाती कंडीशन? क्योंकि चक्रवात वहीं पर आते हैं जहां पर कोरियोलिस फोर्स होता है। चक्रवात का मतलब होता है कि जो हवा है वो उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है ना। डोल्ड्रम वाली कंडीशन में आप देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट पवने हैं, जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पवने जो इक्वेटर पे आकर के अभिसरित हो रही है या कन्वर्ज हो रही है, उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि वो चक्रवात का निर्माण नहीं कर सकती। वहीं पर आप देखो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली 30 डिग्री से 60 डिग्री पे जो पूर्वी पवने जा रही है ईस्टर्ली और 60 डिग्री पे जो 90 से आ रही है पवने ईस्टर्ली, उनकी डायरेक्शन ऐसे है। तो जब ऐसे टकराएंगी तो घूम जाएंगी, लेकिन जब इक्वेटर पे ऐसे टकराएंगी तो कैसे होगी? एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा आपका इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है या मिनिमम होता है, कह सकते हैं कंपैरेटिव फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स भी नहीं है तो कैसे घूमेगी? पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल लग रहा है वो भी नहीं लग पाएगा इक्वेटर पे। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्यों नहीं लगता है? इसका कभी आपने सोचा है वहां? या फिर इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम क्यों होता है? तो होता है तो रेडियस से क्या? तो रेडियस तो हर लैटिट्यूड पे हर अक्षांश पे कुछ ना कुछ है। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्यों मिनिमम होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। देखो इक्वेटर का जो पोजीशन है, ठीक है, इक्वेटर पे आपको आप इक्वेटर पे खड़े हो, आपने बॉल सपोज करो ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पर आप इक्वेटर के ही आप राइट में बॉल फेंक रहे हो, या सपोज करो आप बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हो इक्वेटर से, ठीक है। तो इक्वेटर से अगर आप दूसरे लैटिट्यूड पे बॉल फेंक रहे हो तो दूसरे लैटिट्यूड पे जो कोरियोलिस बल है वो तो डिफ्लेक्शन उस पे काम करेगा। लेकिन सपोज करो आप इक्वेटर पे ही बॉल उठा रहे हो अपने हाथ में, इक्वेटर पे खड़े होकर के बॉल उठा रहे हो, तो आप भी आगे बढ़ रहे हो कितना, उतना ही बॉल भी आगे बढ़ रहा है। विजुलाइज करने की कोशिश करो, है ना। तो इसी कारण से आप देखो, अगर इसको विजुलाइज करके भी देखो तो आपका इक्वेटर पे कोरियोलिस बल तो लगेगा ही नहीं। कौन सा समझाया? हाँ नहीं आप तो समझा, मैं तो वहीं से बता दो, वहीं से। हाँ मैं चल रहा हूँ, चांद ऊपर चल रही है, चल रही है ना, तो वो इफेक्ट ठीक है। जैसे बस में खड़े होकर के बॉल अपने पास उछाल लो, बस में तो आगे बढ़ोगे,
बहुत पहले से, ठीक है, कोई मतलब समझ में आएगी नहीं बात, है ना। इक्वेटर पे जो एक रिजल्टेंट कोरियोलिस फोर्स है वो आपका नल हो जा रहा है इक्वेटर में, लेकिन जब आप किसी और लैटिट्यूड पे तो आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो इंक्रीज फॉरवर्ड इंक्रीज होता है, ठीक है, वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो जो चक्रवात है वो आपके उनके लिए जरूरी है कोरियोलिस। चक्रवात का मतलब कि एक सर्कुलर ग्रेडियंट विंड होनी चाहिए, चक्रवात के लिए ग्रेडियंट विंड होनी चाहिए। ग्रेडियंट विंड कौन सी होती है? जो सर्कुलर होती है, ठीक है। एक लीनियर विंड हो गई, एक ग्रेडियंट विंड होती है। ग्रेडियंट विंड मतलब कि सर्कुलर। तो जब हवा घूमेगी कब? जब उस पर अर्थ का कोरियोलिस फोर्स भी काम करेगा, साथ ही साथ अगर वो ऐसे डायरेक्शन में टकरा रही है तो वो एक दूसरे को रोटेट कर देंगी, जैसा कि हमारा 60 डिग्री नॉर्थ हाई लैटिट्यूड में होगा। तो ग्रेडियंट मोशन जो है वो आपका इक्वेटर पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि एक तो एयर की डायरेक्शन ऐसी है और ऊपर से वहां पर कोरियोलिस बल काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा रहे थे कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जियोस्टैटिक वो आपकी एक बात तो क्लियर हो गई, कहां चलेंगी? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहां पर चलेंगी या जियोस्टैटिक पवनें कहां पर चलेंगी? वो आपकी चलेंगी अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्यों? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की आप डायरेक्शन देखोगे उन्हें वेस्टर्ली बोला जाता है। हम लोगों ने कल एक क्रॉस सेक्शन देखा था, तो उसमें देखा कि जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें केवल जो विंड चल रही है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, वेस्टर्ली ही चल रही है, ठीक है। ऐसा क्यों है? वो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की? सर ये मैं आपसे तो बात ये आपके मन में डाउट होगा ना अभी कि आपके लिए वेस्ट टू ईस्ट क्यों चल रहा है? होता है वो ऐसा मुड़ जाता है ऊपर जाके काट के। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा इसका देखो बोल रहा हूँ, सोचने का थोड़ा प्रोसेस दे रहा हूँ। एटमॉस्फेयर जितना लोअर होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा हमारा एटमॉस्फेयर रेडिफाइड होता है, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर डेंसर होगा तो विंड की वेलोसिटी कैसे होगी? तेज होगी या कम होगी? जो भी विंड चलेगी उसकी स्पीड धीमी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल बहुत ज्यादा काम करेगा, वो विंड की वेलोसिटी कम कर देगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कम होता चला जाएगा और विंड की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। विंड की वेलोसिटी जब तेज होगी तो कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? अब ऐसे इसको ऐसे समझो, अब ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ। आप रोड पे चल रहे हो बाइक से, ठीक है, सामने से आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, सामने से 20 की स्पीड से ही आपसे एक बाइक टकराती है, भगवान न करेगा वैसे, लेकिन सपोज करो किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर वो गिरा, भाई टकराया नहीं तो दोनों बाइक गिर जाएंगे। अब सपोज करो सामने वाली जो बाइक है वो KTM है, जो नई वाली आई है 320 सीसी वाली, और इधर से जा रहा है स्प्लेंडर। अब KTM आ रही है 180 200 की स्पीड से, ये टकरा गई। तो अब बताओ कि जो स्प्लेंडर की स्पीड है 20 से ज्यादा होगी टकराने के बाद कि कम होगी? अब ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक तो बाइक का स्पीड, दूसरा बाइक का वेट दोनों लग रहा है, तो वो दोनों इसका रिजल्टेंट जो आप कह लो कि डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा कर देगा। मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो और इधर से आ रही है तो वो टकराया तो आप अंदर से हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो तेज हो गया ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ द वेसल व्हिच इज कमिंग ऑन द वेलोसिटी, है ना। उसी तरह जो विंड हमारी अपर एटमॉस्फेयर में चलती है तो बहुत तेज चलती है। जब बहुत तेज चलती है तो जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो विंड पर बहुत होता है। अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि कोरियोलिस फोर्स जो है उससे विंड की वेलोसिटी तेज या धीमे हो रही है, या विंड की वेलोसिटी तेज या मतलब कोरियोलिस फोर्स इसलिए ज्यादा हो रहा है कि विंड की वेलोसिटी तेज है, नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड चल रही है उसमें विक्षेपण बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका कारण है कोरियोलिस बल। या ये कहना सही होगा
कि जो कोरियोलिस बल वो बहुत ज्यादा है क्योंकि विंड का विक्षेपण बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब कि कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होने के कारण विंड की वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ? ये ध्यान रखिएगा जो कोरियोलिस बल है वो किसी भी पवन या विंड की केवल डायरेक्शन में इफेक्ट लाता है। कोरियोलिस बल उसकी वेलोसिटी पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, वो केवल उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब डायरेक्शन कितना चेंज करेगा ये डिपेंड करता है विंड की वेलोसिटी पर। अगर विंड की वेलोसिटी या स्पीड बहुत ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, अगर बहुत कम है तो डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। क्लियर हो रही है? ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो विंड होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपका डायरेक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, केवल वेलोसिटी पर इंपैक्ट डालता है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो विंड की वेलोसिटी कम होगी, फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम हुआ तो विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है अपनी कोरियोलिस फोर्स, ये केवल आपका डायरेक्शन पर इंपैक्ट डालता है, वेलोसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। इवन जो वेलोसिटी है वो कोरियोलिस विक्षेपण को बढ़ा देता है या कम कर देता है। ठीक है, और तीसरी चीज आपका प्रेशर ग्रेडियंट होता है। लेकिन आपने अभी थोड़े दिन पहले बताया था, 2-3 लेक्चर पहले, कि जो वेलोसिटी इंक्रीज हो डिग्रेड की वजह से वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से नहीं आप रिकॉर्ड करना ऐसा कोरियोलिस फोर्स जो है ऐसा कोई नहीं था, कोई अपने में मैं सो रहा हूं तब भी बात नहीं सब बोल दिया। ठीक है, चलो देखो हम लोग तो जुड़े रह गए इसके बाद। हां ये कभी हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं आप गलत हो। ठीक है, तो मैं रीचेक करता हूं। उसका रीजन ये है कि देखो मुझे तो कॉन्सेप्ट पता है कि क्या है ना, आप हो सकता है कुछ गलती हुई सुनने समझने में, क्योंकि जो कोरियोलिस बल है वो आपका वेलोसिटी पर इंपैक्ट डाल नहीं सकता। इसलिए अगर कोरियोलिस बल वेलोसिटी पे इंपैक्ट डालता तो जो पोल है वहां पर कोरियोलिस फोर्स हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट सरफेस पे नहीं पड़ता, केवल अपने एटमॉस्फेयर पे नहीं पड़ता। समझ में आया कि भाई जो हमारे इक्वेटर से फॉरवर्ड जाओ तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो तो हर जगह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, हर जगह इंक्रीज हो रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है उससे। अब मैंने बोला तीन चीजें, कोरियोलिस बल, फ्रिक्शनल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता बल क्या होता है? दाब प्रवणता बल होता है आपका कि दूर जाने पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। जैसे हाई लो बहुत फास्ट से मिलने लगे तो उसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। विंड आपकी हाई टू लो मूव करेगी, ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपका ये ग्रेडियंट मिलेगा, आपको जितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा उतना ही ज्यादा आपका दाब प्रवणता बल होगा और उतनी ही तेज विंड की वेलोसिटी होगी। अगर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो विंड की वेलोसिटी तेज है, अगर प्रेशर ग्रेडियंट कम है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आप आइसोबार्स लाइन देखते हो, आइसोबार्स मतलब द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम प्रेशर, ऐसी लाइन जो उन जगह को मिलाए, उन जगहों पर जाए जिनका एवरेज प्रेशर है वो सेम। एक लाइन से खींच ली, उसके हर पॉइंट पे जो प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ मिलीबार या फिर पाउंड या फिर इंच वो सेम आएगा, तो उसे हम बोलेंगे आइसोबार्स अंदाज। ठीक है, अब अगर आइसोबार्स लाइन बहुत पास है इसका मतलब ग्रेडियंट ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। मतलब 1 किलोमीटर में ही अगर हमने पांच लाइनें बना दी, सपोज करो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में अगर हमने 5 लाइन खींची, इसका मतलब वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, दाब प्रवणता बहुत ज्यादा है, तो मतलब वहां पे फ्रीक्वेंट चेंज होगा प्रेशर में, इसका मतलब विंड की वेलोसिटी बहुत वहां पे डिफर करेगी, बहुत तेज होगी। जैसे अगर मान लो सबसे नीचे है 1.1 मिलीबार, उसके ऊपर चला गया 992 मिलीबार, 992 मिलीबार, 800 मिलीबार, ठीक है, तो अब जो इफेक्टिव विंड चलेगी वो ऐसा नहीं है 1000 से 999 फिर 999, वो विंड कैसे चलेगी 1000 से लेकर के 800 लो प्रेशर के ऊपर, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ग्रेडियंट मिल गया ना। हां 1000 से 800 800 वो तो पकड़ लेगी स्ट्रीम ना। इसी कॉन्सेप्ट में हमारे जो टॉपिक से हमारे काम करते हैं, हम लोगों ने देखा जो अपर जब अपवेलिंग हुई इक्वेटर पर विंड गर्म होकर ऊपर उठी, ठीक है, तो वहां पर कई हजार साल से विंड उठ रही है ऊपर की तरफ इक्वेटर से थर्मल करंट की वजह से, तो वहां पर पाइलिंग हो जाती है एयर के ऊपर, तो एक एवरेज हाई प्रेशर हो जाता है ट्रोपोस्फियर के पास। इसी के विपरीत अगर फोर्स देखें
तो वहाँ पे लगातार करने के लिए नीचे की तरफ सरफेस में, तो वहाँ पे ऊपर एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है जिसको लो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि कई सालों से वहाँ पे नीचे की तरफ गिर रही है लगातार। तो आप बताते हैं इक्वेटर पोल कौन से कंपेयर करें, बीच में तो बहुत सारे प्रेशर है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि बीच बीच में विंड चलेगी। अब वो एक इफेक्टिव डायरेक्शन पकड़ेगा ना इक्वेटर से पोल तक, इक्वेटर के ऊपर का हाई प्रेशर, पोल के ऊपर का लो प्रेशर, तो अब विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इक्वेटर से पोल पर, उसी को हम लोग बोलते हैं जेट स्टॉक। क्लियर हो रही है? लेकिन सर उनके बीच में प्रेशर ग्रेडियंट तो होगा ना? प्रेशर ग्रेडियंट होगा, वो डिपेंड करेगा एंटीट्रेड्स को, वो एंटीट्रेड को प्रभावित करेगा। लेकिन जो कई हजार सालों के रिजल्टेंट है वो तो केवल उन दोनों के बीच में काम करेगा। लोकल रीजन्स के कारण, सेकेंडरी सर्कुलेशंस के कारण, या कोई और अगर एक्सटर्नल रीजन के कारण जो ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसका प्रभाव जो एक रिजल्टेंट हमें मिल रहा है कई सालों का, उससे बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल इफेक्ट है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता उस चीज का। इसी कारण से जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जो ट्राइसेलुलर रेडिकुलर मॉडल हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली में वैसा नहीं है। 30 डिग्री नॉर्थ के बाद कहानी पूरी चेंज हो जा रही है, 30 डिग्री उत्तर के बाद उसमें भी यही गड़बड़ी है, वो भी एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। वो जो आप ट्रांसफर आप देख रहे हो एयर का, वो केवल 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ही हो जाता है। मतलब आप अगर एक आइडियल लाइन ड्रॉ करो तो हम 200 मिलीबार की लाइन खींच रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कि जहां से प्रेशर 200 मिलीबार आ जाता है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर, जहां पर प्रेशर 200 मिलीबार है, इक्वेटर से पोल तक आप चले जाओ और एक बहुत बड़ा आपको डंडा लगेगा या कुछ ऐसी चीज ले लो जो वहां पहुंच जाएगा 200 मिलीबार प्रेशर, तो आप सब लाइन में खड़े हो इक्वेटर से लेकर के पोल, तो अब वहां पर जो लाइन ऑफ साइट है ऊपर वाला उसको मिला दो, इक्वेटर के अपर एटमॉस्फेयर और पोल के अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो सबसे टॉप पॉइंट है डंडे का वो मिलाते जाओ, तो एक लाइन मिल गई है। वो लाइन कौन सी होगी? 200 मिलीबार की लाइन होगी, जहां प्रेशर 200 मिलीबार होगा। ये जो हमने सर्कुलेशन देखा है केवल वहीं तक होता है। उसके ऊपर क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के ऊपर एक हाई प्रेशर इक्वेटर के ऊपर बना हुआ, उसके ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ, हाई लो विंड हमारी चल रही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। बोर्ड पे कैसे अब इतना तो मैंने आप लोग को दे दिया है, ये आप खुद से बना सकते हो, क्यों मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो ट्राइसेलुलर रेडिकुलर मॉडल का बना रहे थे उसको आप ट्रोपोपॉज तक ना ले जाओ, आप लिफ्टिंग करो या फिर ट्रोपोपॉज तक नहीं, ट्रोपोपॉज बनाओ और उसके नीचे 200 मिलीबार की लाइन बनाओ, थोड़ा नीचे, या फिर की सरफेस और उसके बीच में एक लाइन बना दो 200 मिलीबार। अब आप इक्वेटर से भी उठाओगे, ठीक है, इक्वेटर से जो आप उठा रहे हो वो मैं कह रहा हूं कि ट्रोपोपॉज पर टकराने की बजाय टकरा जा रही है 200 मिलीबार वाली लाइन पे, ठीक है। और बिल्कुल आपका ऊपर जो डाइवर्जेंस हो रहा है बिल्कुल वैसा ही करना हो, डाइवर्जेंस जैसे वहां बना रहे थे ट्रोपोपॉज, तो यहां से भी इक्वेटर से 0 डिग्री से वो 200 मिलीबार पे ही टकरा गए और एक चलेगी 30 डिग्री नॉर्थ और एक चलेगी 30 डिग्री साउथ, फिर 30 डिग्री नॉर्थ पे जो जा रही है उसको गिरा दो 30 डिग्री नॉर्थ के सरफेस पे, वहां से डाइवर्ज करो नीचे से, एक चली जाएगी 60 डिग्री नॉर्थ, एक चली जाएगी आपके इक्वेटर की तरफ, 60 डिग्री नॉर्थ से जो जा रही है उसको वहां से उठा दो 200 मिलीबार वाली लाइन तक, वहां से टकरा करके फिर डाइवर्ज हो जाएगी, चली जाएगी पोल तक, पोल के सरफेस पे गिरेगी और फिर पोल के सरफेस से आप कन्वर्ज कराओ एक 60 डिग्री नॉर्थ। हाँ वैसे ही वैसे 200 लेकिन शर्त ये है कि जो आप ये करो फिगर वो केवल 200 मिलीबार तक होगा, वो ट्रोपोपॉज तक नहीं, तो 200 मिलीबार वाली लाइन आप देखो और उसके ट्रोपोपॉज उसके बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, उस स्पेस में क्या हो रहा होगा, उस स्पेस में एक्चुअली क्या होगा कि जो इक्वेटर के ऊपर की जगह है वहां पर एक अपरेंट कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, और पोल के ऊपर जो खाली स्पेस बच रहा है वहां कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि लगातार सिंकिंग हो रही है। तो ये अब रिजल्टेंट विंड चलेगी हाइट में, इक्वेटर से लेकर पोल तक, यही आपकी अपर फोर्स है जो हाई वेलोसिटी विंड 200 मिलीबार से और ट्रोपोस्फीयर तक, इक्वेटर से पोल तक। कोई बात नहीं, एक और बनाओ, जो मैं बोल रहा हूं वो बनाते हैं, फिर मेरे पास हाँ तो देखिए फिर क्या सही है क्या।
ठीक है, ये आपका टोको है, यहाँ ये किसी को भी निकाला जाना है, ऐसे क्या निकाला है, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो चलेगी इस डायरेक्शन में नहीं, वो चलेगी अगर आप देखो तो इक्वेटर के ऊपर अपलिफ्टिंग के कारण यहाँ पर एक हाई प्रेशर बन रहा है, तो नीचे एरिया क्योंकि विंड लगातार ऊपर की तरफ रही है, तो लगातार ऊपर के पायल कहाँ पर हो रही है, इस एरिया में हो रही है। और फिर इसी तरह अगर पोल के नीचे देखो तो यहाँ पर लगातार हीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर वैक्यूम बना रहा है कि नहीं, वैक्यूम बन रहा है। तो अब यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो किसके द्वारा अट्रैक्ट हुआ, यहाँ के लो प्रेशर के द्वारा, तो विंड कैसे चलेगी ऊपर की तरफ, इधर, ठीक है। तो ये जो होती है ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन मुद्दा अभी दिखता है, हाँ अभी बता तो दिया, लेकिन उसको अगर ये दिखाना आपको, हाँ मेरे लिए हाँ, अब ये आपने जैसे 200 मिली बार वाले ये बनाया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वेरी गुड, क्या बात है। थोड़ा सा ये सबसे पहले किसने लगा के दिखाया है कॉपी, सबसे पहले किसने, तुम अपनी कॉपी देखो, आप किसी का कॉपी देखिए, तुम अपनी देखो उसमें देखो, तो वो स्मार्ट काम करने में चल जाएगा। रियलिटी में ऐसे ही होता है, 200 बार से क्यों होता है? हाँ 200 मिली बार एक बाउंड्री। अब इसको अगर हाइट के तरफ से देखा जाए तो 500 से 1000 मीटर हो जाता है, और यही वो बाउंड्री है जहाँ पर एंटी ट्रेस चलती है। कई बार क्या होता है कि एंटी ट्रेस को लोग प्रोटोकॉल से दिखाते हैं, लेकिन एंटी ट्रेस आपकी 1 किलोमीटर की हाइट तक की चलती है, ठीक है, या फिर आप कह लो 200 मिली बार के हाइट तक की चलती है, यहाँ पर प्रेशर 200 मिली बार। तो जो 3 सेल्स होंगी वो भी फिर 200 मिली बार तक की, ये भी तो हाँ, जो आपके 3 सेल बनते हैं एक्चुअली 3 बने नहीं है, लेकिन वो जो सेल बनते हैं वो भी केवल अलग से बनते हैं। तो ये जरा सिस्टम जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो एटमॉस्फेरिक रेजोल्यूशन। सर डेंसिटी तो ट्रोपोपॉज से पहले हाई ही होगी, डेंसिटी जो है एयर की वो तो ट्रोपोपॉज से पहले हाई होगी ना काफी, तो 200 मिली बार काउंट कैसे आ गई वो बता और यहाँ पर कई हजार साल ये बिल्कुल यहाँ पर ये वो ऐसा तो है नहीं कि 0 डिग्री कि 0 पे याद यहाँ पर कई सालों का और इसीलिए ये वाला जो रीजन है ये कहता है कि यहाँ पर जो की स्पीड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सेंसर गैस वो तो आपके यहीं पर कंसंट्रेट है, लेकिन इसके ऊपर
वहाँ पर जो चीज़ करती है वो बेस्ट है। वो ऐसे तो घूमेंगे ना। यहाँ पर अब वही मैं कह रहा हूँ कि जियोस्ट्रॉफिक है वो भी सब जियोस्ट्रॉफिक और कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो जो आपकी जियोस्ट्रॉफिक ऊपर चल अब ये भी 3 तरह की है। यहाँ पर मीडियम में भी चल रही है, यहाँ पर ग्रेडियंट में भी चल रही है। ग्रेडियंट 2 तरह की, एक जो आप भिन्न बता रहे हैं, एक सब जियोस्ट्रॉफिक होगी और एक सुपर जियोस्ट्रॉफिक। जो सब जियोस्ट्रॉफिक होगी उसमें जो कोरियोलिस होगी क्योंकि वीकेंड बाय सेंट्रीपिटल, जब कोरियोलिस फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वीक हो जाएगा तो फिर आपकी जो वेलोसिटी इफेक्ट है वो सब जियोस्ट्रॉफिक की कम हो जाएगी। लेकिन जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोरियोलिस फोर्स को सपोर्ट दे देता है तो भी सुपर जियोस्ट्रॉफिक बिल्कुल नहीं देगी। उसको हम लोग बोर्ड पे देखेंगे ऊपर से भी हम अभी जियोस्ट्रॉफिक विंड वाला डायरेक्शन वाला समझाना इसके पास नहीं है, बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसमें 3D फिगर बना के समझाना है तो उसमें तो अभी 2D भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो अभी आप लोग क्या करो कि जो भी डाउट छोटे छोटे जो भी डाउट यही बैठे पूछते चले जाओ और कुछ आप लोग को एक पर्टिकुलर पॉइंट में बताओ। ठीक है, उसमें बताएंगे। ठीक है, तब तक आप पूछ सकते हो तो आप इधर आ जाए। उठने शुरू हो जाएगी यहाँ से इसी एरिया से हीट गेन करिए मतलब जो उसके पार्टिकल या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो पहले हीट गेन कर लेंगे और पहले रुक जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे तक यहाँ आके यहाँ पहुँचेंगे। तो ये तो हमने एक मान लिया कि यहाँ से उठना शुरू हो गया और यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही ये गिरना अपना ड्यू पॉइंट जिसने अचीव करा वो गिरना शुरू हो गया और जो यहाँ तक करके चले गए। एक अब ये सर है स्पीड मतलब वेलोसिटी यानी इधर से और इधर से जिनकी बात करते हैं तो हमारा ऐसे जाएगी ऐसे करके कुछ ग्रेडियंट भी बन जाएगा। सर ये जैसे डायरेक्शन चेंज करो ये सही डायरेक्शन ये जो टर्बुलेंस है, ये जो मिक्सिंग है और ये जो डिफरेंशिएशन है, ये वही वाला है जब आपकी नीचे की डेंसर और ऊपर की रेयर है, जहाँ से अलग ये वही लाइन है यहाँ पर
जो 200 मिलीबार है, ठीक है। हाँ समझ रहा है, वरना 200 मिलीबार वाली लाइन हमें कहाँ दी, क्योंकि 200 मिलीबार वाली जो लाइन हमने देखा कि जो एयर अपलिफ्ट हो रही है और जो एयर सिंक हो रही है, वो कोई तो ऐसी लाइन होगी जहाँ से अलग हो रही है, जहाँ से डेंसिटी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, तभी जो एयर को क्रॉस नहीं करता और एंटीक्रेट इधर होता है, तो ये वजह बना बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा और वहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, एक्चुअली में तो मिक्सिंग ऑफ एयर का कॉज है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री और यहाँ से अगला कदम यहाँ 60 डिग्री मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टेम्परेचर आ जाएगा जो इसके और इसका कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन चलेगा बीच में। तो वही होता है ना, वही आप यहाँ से बढ़ना शुरू कर जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर एक तगड़ा ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, तो जो नीचे से ऊपर सपोज करो यहाँ से कुछ क्रॉस करके देने के लिए एयर की घर चलेगी, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट इन दोनों ग्रेडियंट पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सालों का इम्पैक्ट है, इसलिए जो बिल होती है अब समझ में, अब जैसे ये तो चलती है यहाँ पर एक हाई बना, यहाँ पर तो हाई तो चलती है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट कहने वेस्टर्नली ही क्यों है, वेस्टर्नली कहने का रीज़न ये है, अगर इसको आप ऐसे ही निकालें वेस्ट की तरफ जाएंगे ना, ईस्ट से। हाँ ये ठीक है। एक्चुअली में तो ये आपका एक इसमें मिलेगा क्यूबॉइड, हाँ इसमें आप ऐसे भी कि ये है, ये वाली जो सरफेस ये आपका है इक्वेटर, ये टोपोस्फेयर है, ये है आपका पोल, ये है आपका पोल, ये वाली ये इक्वेटर के ऊपर का एटमॉस्फेयर, ये पोल के ऊपर का एटमॉस्फेयर। अब मैंने कहा कि यहाँ इक्वेटर के ऊपर कई सालों में क्या डेवलप हुआ, हाई प्रेशर डेवलप, पोल के ऊपर कई सालों में क्या डेवलप हुआ, लो प्रेशर हो गया। तो अब हमारा जो मूवमेंट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लो हाई टू लो, ये पीछे होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, मतलब कि हाई से लो, तो जो विंड की डायरेक्शन है इसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट ये है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, लाइन अक्रॉस दिया, जैसे मान लो ये 1000 मिलीबार है, ये आपका 900 मिलीबार, ये आपका 905 मिलीबार, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे बनता है, ये आपका हाई, ये लो, ये आपका प्रेशर हाई टू लो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दाब प्रवणता बल का जो वेक्टर बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन इसको आप विंड के वेक्टर का लाते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स काम कर रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ही डायरेक्शन में विंड की ग्रेडियंट होती है, लेकिन तब जब हमारा रोटेट ना, लेकिन हमारा रोटेट, तो इसी के अलोंग विंड की डायरेक्शन कुछ है, थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि ये फैक्ट है मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण सॉरी ये एप्लीकेशन चेंज कर देगी, विंड का डायरेक्शन, ठीक है। अब याद रखना एक चीज की जो पोलर फोर्स होता है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो ये अगर विंड यहाँ पर है तो पोलर बल आपको इसके परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है, वो तो ऐसा ही हो रहा है ना कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका ये है, तो विंड की जो डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी ना कि अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट है ऐसी विंड होगी वेस्ट टू ईस्ट, तो ये होगा, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो तो ये वेस्ट टू ईस्ट। अब ये ऐसे कैसे होगी, तो इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर ये आपका है 1000 ये आपका है, और ये आपका है। आपको पता है कि जब नीचे रहता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है प्रेशर कम होता चला जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे तो ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा। अब हमें पता है कि ऊपर जाने पर जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, डेंसिटी है वो कम हो रही है, तो जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, करेगी, तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा,
मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कोरियोनिस जो डिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल इफेक्टिव वेलोसिटी होगी। अब इसको समझने के लिए आप आगे ये हमने 3 लेयर मैंने कहा कि ये जो कॉपी के बाहर वाला लाइन है वो है आपका और कॉपी के अंदर वाला जो प्रेशर है वो है आपका मतलब कॉपी के अंदर। ठीक है, बाहर हाई प्रेशर अंदर की तरफ लो प्रेशर। इसी तरह यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर। यहाँ पर तो जो अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कैसे होगी? बाहर से अंदर की तरफ ये आपका है पीछे, ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट उल्टा बनता है। अब इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ सबसे नीचे, मान लो ये है प्रेशर ग्रेडियंट, इसको मैंने ऐसे बना दिया 2D में ऐसे बना दिया प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने कहा कि विंड की डायरेक्शन ऐसी क्या लॉन्ग है, विंड लगातार क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा वो समझने से विंड के परपेंडिकुलर, तो मैंने कोरियोनिस फोर्स ये हो जब ये ऊपर जाए सेकंड में तो यहाँ पर विंड की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी। अब आप देखो प्रेशर ग्रेडियंट तो यही होगा, अब वो इस पर अब प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ी यही होगा, विंड की वेलोसिटी हमने बढ़ाई क्या करके, विंड का वेक्टर बढ़ा, लेकिन आप सारा आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर रेडिफाइड हुआ है विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा इससे लेकिन तीसरे वाले में जो अपर एटमॉस्फेयर है हमारा, जहाँ पर जीएस टॉपिक में चली वहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रेशर ग्रेडियंट हुआ, विंड बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करके और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो और कोरियोनिस फोर्स जो है इट इज बैलेंस बाय प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये वाली जब सिचुएशन आ जाएगी जब कोरियोनिस फोर्स इज बैलेंस बाय प्रेशर ग्रेडियंट तो वहाँ पर जो विंड चलती है इट इज परपेंडिकुलर और वी कैन से दैट इट इज पैरेलल टू दैट। विंड वैसे क्या होती है क्रॉस करती है आइसोबार्स, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है विंड हमारे आइसोबार्स के पैरेलल चल रही है। तो इसीलिए जो जियोस्टॉपिक विंड होती है उनकी डायरेक्शन क्लियर, यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा है ना। आगे अब इसी को आप इसी जगह ये अब यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, अपर टू प्रेशर, जियोस्टॉपी भी नहीं चलेगी। ये प्रेशर ग्रेडियंट को विंड में इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है कि विंड हमारा ठीक है। तो अभी कोई डाउट, देखिए डाउट इतना लगा है यहाँ पे आके पूछना, आप लोग भी पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट हो। नहीं अरे नहीं आप यहाँ पर कैसे आराम से आप कहीं ऐसी जगह अरे नहीं आप मेरे लिए मत जाना लेकिन अगला लेक्चर तो आपको जल्दी देगा ना, 1-2 दिन में भी ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन तो है ही, लिंक बना दूंगा। हाँ क्या क्लास ऑनलाइन करना है नहीं तो ऑनलाइन तो रहेगी आपकी। देखिए मैं कल या परसों से रेगुलर एक घंटे क्लास लूंगा, ठीक है। हाँ या तो ज्योग्राफी की चलेगी, उसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स पकड़ेंगे, सब्जेक्ट चेंज भी करेंगे, ठीक है। वहाँ तो चलेगा सर ये बता 200 मिली वाला वही मैंने कहा पहले
ठीक है। ट्रोपोपॉज मैंने कहा कि मान लो ऐसे कुछ ट्रोपोपॉज में देखो, क्योंकि ट्रोपोपॉज के ऊपर हमें तो अब ट्रोपोपॉज एक ऐसा सेल मॉडल है जहाँ पर उठने वाली एक प्रकार सबसे में राइट ये एक्सिस बाउंड्री की तरह होता है। इस फिगर में राइट लेते हैं और फिर उसमें देखोगे कि नॉर्थ और साउथ अब मैं ये क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवा गर्म नहीं होती, हल्की होने लगती है। यहाँ पे इक्वेटर पर हवा बहुत ऊपर यहाँ ये इधर आ जाओगे, ठीक है। हवा यहाँ से गर्म होकर के हल्की हुई और ये फिर जाएगा आपके ऊपर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये टकराए पॉज से हमारे क्षोभ सीमा से टकराने के बाद एक बार इसकी मुड़ गई सब ट्रॉपिक्स की तरफ 30 डिग्री नॉर्थ तक गई, ठीक है। और एक आपकी 30 डिग्री साउथ में जाएगी, हम लोग पहले 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो मुड़ी है 30 डिग्री नॉर्थ है सब ट्रॉपिक्स। ये विंड यहाँ तक जाएगी, इसके आगे नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से एयर उठी थी तो उसी टाइम पे आप कहना कि पोल पर भी एक एयर है, इसकी पोल के ऊपर क्या बना रही है और पोल के ऊपर क्या बना रही है ये एयर जो पोल के ध्रुवों पर गिर रही है ये एक मुड़ जाएगी आपकी सब 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, जो हाई ये यहाँ तक आएगी। तो ऐसा नहीं कि केवल ये और ये साथ में ये उठ रही है, जैसे ये उठी ये गिरी, उसी तरह पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ से भी एक एयर उठनी चाहिए और यहाँ से भी एक एयर उठनी चाहिए। लेकिन अब देखो इस एयर को मैंने छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो एयर उठनी चाहिए कौन सी एयर दबा देगी, यहाँ से एयर लगातार ये कैसे दबाएगी? क्योंकि इसको रोकने के लिए तो ये वाली एयर है लेकिन इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। ये ऊपर यहाँ तक आराम से जाएगी और टकरा करके एक इधर से चली गई और एक इधर, जो इधर मुड़ी वो इक्वेटर से आने वाली एयर से टकरा करके कहाँ नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी और गिरने के बाद ये यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके ट्राई मेरिडियनल है ये वाला ना। अब देखो इसमें क्या होता है, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मैंने बताया ये कहाँ तक होता है, ये प्रोसेस आपका होता है केवल ये अपरेंट बाउंड्री है 200 मिलीबार। 200 मिलीबार तक ऐसा रहता है कि सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट मतलब एयर बहुत ज़्यादा गतिमान होती है, ठीक है। और 200 मिलीबार के बाद जो घनत्व हवा का वो अचानक से बढ़ता है, ड्रास्टिक चेंज। तो अब ये जो बाउंड्री है ये 200 मिलीबार वाला लाइन ये बिल्कुल ट्रोपोपॉज की तरह है। तो जो हम ऊपर बनाते हैं एक्चुअली वो यहीं पर कैसे कि भाई ये यहाँ से यहीं पर यहाँ चलाने के बाद यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ से नीचे चली गई, फिर ये इधर ये यहीं पर यहाँ चलाने के बाद इधर चली गई और इधर चली गई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो फिगर यहीं तक है हमारा। तो ट्रोपोपॉज और 200 मिलीबार के बीच में क्या होता है, इक्वेटर पर कई सालों से एयर उठने के कारण यहाँ पर एक हाई, ठीक है, और कई सालों की सिंकिंग के कारण यहाँ पर लो प्रेशर। तो इस हाई और इस लो के बीच का ग्रेडियंट अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण अब इस 200 मिलीबार और ट्रोपोपॉज के बीच में एयर कैसे चलेगी, हाई टू लो की ओर। तो ये एयर का रिजल्टेंट मूवमेंट ऐसा होता है। ये जो एयर हुई इसे हम क्या बोलते हैं, अपर एटमॉस्फेरिक, जिसको बोलते हैं जियोस्फेरिक, कई बार से जेट स्ट्रीम से बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट, ये वेस्टर्ली विंड, इनको वेस्टर्ली विंड क्यों बोला जाता है? तो इसको समझने के लिए आप अब सब लोग इतने लोग आ गए तो देखिए। तो मैंने बोला कि ये इस फिगर में आप देखो, ये हमने एटमॉस्फेयर की 3 लेयर, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये आपकी लेयर 1 है, आपको पता है कि जब लेयर 1 से आप लेयर 3 की तरफ जाओ तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज करेगी, घनत्व डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे अब जब डेंसिटी डिक्रीज तो आपको पता है कि एयर की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, विंड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। विंड की वेलोसिटी इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन है, कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन है, जो विक्षेपण होता है ना, विक्षेपण वो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसी में एक फिगर
ये है आपकी 1000 मिलीबार, ये है 998 मिलीबार, ये आपकी 992 मिलीबार और ये है 800 मिलीबार। ये आपकी आइसोबार लाइन है, समताप है। आपको पता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो कैसा कोर्स होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उसका वेक्टर ऐसे ही मिलेगा हाई टू लो, ठीक है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है इट इज अक्रॉस द आइसोबार, अक्रॉस मतलब इसको प्रतिच्छेदित करके जाता है। और जो विंड होती है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो विंड होती है वो इसी के अलोंग चलती है। मतलब जो विंड होती है इट इज ऑल्सो अक्रॉस द आइसोबार, ये भी आइसोबार को प्रतिच्छेद करके चलेगी। ऐसा नहीं है कि अब इसी डायरेक्शन में चलेगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन कब बदलेगी जब हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट भले ऐसा है लेकिन अब तो रोटेट कर रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड में थोड़ा बहुत तो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन, तो विंड की डायरेक्शन। तो अब अगर लोअर एटमॉस्फेयर है इसमें हम बनाए तो कैसे बनाएंगे, ये मान लो है हाई प्रेशर बाहर की तरफ और जो किताब में अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पर लो प्रेशर, इसी तरह ये आपका हाई प्रेशर, ये आपका लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। अब इसको 2D में आइए बनाते हैं। यहाँ पर नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं, नीचे वाले लेयर की एटमॉस्फेयर की 3 लेयर, नीचे वाले लेयर में मैंने बनाया ये आपका पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। अब ये अगर पीजीएफ है तो विंड की डायरेक्शन में कुछ ऐसी ही होगी, इसी डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के और अलाउंग। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, जो कोरियोलिस फोर्स होगा वो विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही है। तो अब कोरियोलिस फोर्स को आप इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब ये देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, विंड और कोरियोलिस फोर्स तीनों वेक्टर बने, ये है लोअर एटमॉस्फेयर। जब हम अपर लेयर जाएंगे एक लेयर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने के कारण विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ऊपर वाला प्रेशर ग्रेडियंट तो ऐसे है, लेकिन जब विंड का वेक्टर बनाएंगे तो देखो थोड़ा बड़ा बनाएंगे और थोड़ा डिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़े तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है और कोरियोलिस फोर्स का सबसे परपेंडिकुलर है, कोरियोलिस फोर्स को विंड के परपेंडिकुलर है। अब जब सबसे आगे लेयर में जाएंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट तो ऐसे रहेगा, ठीक है। विंड और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होकर और हाई वेलोसिटी में चलेगा, और जो कोरियोलिस फोर्स वो विंड के परपेंडिकुलर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब अब जो विंड है इट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब विंड परपेंडिकुलर चलेगी तो देखिए विंड को चलना कैसे था, अक्रॉस द आइसोबार, चल कैसे पैरेलल टू आइसोबार। ये जो विंड चल रही है पैरेलल टू आइसोबार, समताप रेखा के समानांतर चल रही है, इसी को हम जियोस्टॉपिक विंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो विंड चलती है इसकी डायरेक्शन इसलिए वेस्टर्ली हमेशा होती है, वेस्ट टू ईस्ट। डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वेस्ट टू ईस्ट वेलोसिटी ज़्यादा है। अब इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए एक फिगर आता है, मैंने बोला कि ये आपका इक्वेटर है, ये वाला और ये वाला जो है सही निकल रहा है, इसको और थोड़ा सा ये, ठीक है। अब ये वाला जो है ये आगे की तरफ, इसको हमने बना दिया, ये जो लाइन है इसको हमने क्या बना दिया, पोल। ये जो लाइन है ये इक्वेटर का अपर एटमॉस्फेयर है। हाँ आप लेट होगा निकलना, कोई इशू नहीं, तो जो है ये उसके बाद चला, ठीक है। अगर लेट होगा तो रुके रहो थोड़ी देर, ये अपर एटमॉस्फेयर। हाँ हाँ तो वही तुम निकल जाओ दोनों ये अपर एटमॉस्फेयर इक्वेटर के ऊपर, ये अपर एटमॉस्फेयर है। मैंने कहा कि विद पैसेज ऑफ टाइम इक्वेटर के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बन रहा है हाई प्रेशर, पोल के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बन रहा है लो प्रेशर। तो विंड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हाई टू लो, यही आपका पीजीएफ होगा और इसी डायरेक्शन में। लेकिन अभी हमने देखा कि अपर लेयर जो एटमॉस्फेयर की है उसमें विंड की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो रही है। तो ये जो पैरेलल हो रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो यही जो विंड चल रही है वहाँ पे जियोस्टॉपिक, मतलब इसीलिए जो जियोस्टॉपिक विंड होती है ये आपकी पैरेलल होती है, या फिर आप कह सकते हो कि हाई स्पीड विंड वहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस नहीं होता है, बहुत तेज स्पीड में डिफ्लेक्शन होती है। सर बस 200 मिलीबार की वेलोसिटी पे क्या या
ये रीजन भी हमने बाद में ऑब्जर्व किया। दोनों बात टर्बुलेंस की जैसे वजह जैसे से मैं क्या है? आपको- अच्छा, इसको शुरू से बना दे। 0 10 20 ये जो अपलिंग हुई, ये जो लिफ्टिंग हुई थी, ठीक है, ये यहाँ पे हुई। जब ये एंटीटी इधर को मुड़ती है तो ये यहाँ पे नहीं गिरती है, ये 10 डिग्री से ही गिरना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये 10 डिग्री से गिरना शुरू हो रही है तो ये सिर्फ इक्वेटर पे अपलिफ्टिंग नहीं होती है, ये यहीं से अपलिफ्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो लाइन मिल रही है दोनों के बीच डिफरेंस कि भाई आप 200 ठीक है, सर तो वही वाला आपको सब आएगा, निचोड़ के निकाला जाएगा। जैसे अगर पॉजिटिव अनाउंस जो आइसो कंप्यूट है वो फॉरवर्ड नेगेटिव अनाउंस होते हैं तो आइसो कंप्यूट इक्वेटर में कैसे ये वाला ये तो आप आइसो कंप्यूट ये आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है।